हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडवेड। तो स्टूडेंट्स, आज हम फार्माकोलॉजी स्टार्ट करने जा रहे हैं एंड फार्माकोलॉजी में हमारा सबसे पहला टॉपिक होने वाला है दैट इज रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन एंड विच इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू एंड ऑल्सो फ्रॉम नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू। जी हाँ फ्रेंड्स, ये सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही नहीं बल्कि नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफी ज्यादा पूछा जाता है। बिकॉज एज अ डॉक्टर हमें पता होना चाहिए कि आप पेशेंट को जो भी ड्रग्स दे रहे हो आप उन्हें किन किन रूट से दे सकते हो। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन को काफी डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो देखते हैं, तो स्टार्ट करते हैं रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, तो स्टूडेंट्स, रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है ये दो रूट होते हैं। मतलब अगर हम पेशेंट को कोई भी ड्रग दे रहे हैं तो किसी भी ड्रग को देने का मेनली दो रूट होता है। ठीक है, दैट इज लोकल रूट एंड सिस्टमिक रूट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी टॉक अबाउट लोकल रूट, यानी कि सबसे पहले हम लोकल रूट की अगर हम बात करें तो अगर आप कोई भी ड्रग किसी पेशेंट को लोकल रूट से दे रहे हो, ठीक है, तो लोकल रूट से अगर आप ड्रग दे रहे हो तो वो आप एक पर्टिकुलर साइट, एक पर्टिकुलर ऑर्गन पे दोगे, एक पर्टिकुलर जगह पे दोगे जहां पे हमें उसका डिजायर्ड एक्शन चाहिए होगा। तो लोकल रूट से जो ड्रग हम देते हैं वो एक पर्टिकुलर साइट या एक पर्टिकुलर लोकेशन पे देते हैं जहां पे हमें उसका डिजायर्ड एक्शन चाहिए होता है। जैसे कि मान लो कि अगर आपको कहीं पर भी यहाँ पे कहीं पेन हो रहा है या यहाँ कहीं पेन हो रहा है, कहीं पर भी अगर आपको पेन हो रहा है तो आप अगर वहां पे जो पेन किलर की जो ऑइंटमेंट आती है या फिर जो भी स्प्रे आती है तो आप उस जगह पे स्प्रे करते हो, सिर्फ पूरे बॉडी पे तो स्प्रे नहीं करते, सिर्फ आप उस पर्टिकुलर साइट, उस पर्टिकुलर जगह पे आप स्प्रे कर रहे हो। ठीक है, तो डेट इज लोकल रूट। वो किस में आएगा? लोकल रूट में आएगा कि जहां पे हमें दर्द है, जहां पे हमें प्रॉब्लम है वहां पे हम ड्रग अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो वो हो गया लोकल रूट के एक लोकलाइज्ड साइट पे, एक लोकलाइज्ड ऑर्गन पे आप ड्रग अप्लाई कर रहे हो। ठीक है ना, तो डेट इज लोकल रूट। अब लोकल रूट में फर्दर तीन आते हैं। सबसे पहला होता है टॉपिकल रूट, देन डीपर टिश्यूज एंड देन आर्टीरियल सप्लाई। अगर हम टॉपिकल रूट की बात करें तो टॉपिकल मतलब कि अपर सरफेस या फिर जो अपर मोस्ट सरफेस होगा या लाइनिंग होगी उसकी बात कर रहा है कि अगर आप टॉपिकल रूट से ड्रग दे रहे हो मतलब कि अगर आप कोई भी ड्रग किसी पेशेंट को स्किन के अपर सरफेस पे अप्लाई कर रहे हो या फिर अपर लाइनिंग पे अप्लाई कर रहे हो तो वो टॉपिकल रूट में आएगा। जैसे निस्टैटिन ड्रग होता है, तो निस्टैटिन ड्रग कैसा ड्रग है? एंटी फंगल ड्रग है। तो इसको आप ओरल कैविटी, यानी कि अगर किसी पेशेंट को अगर ओरल कैविटी में कोई फंगल इन्फेक्शन होता है तो आप निस्टैटिन की जो ऑइंटमेंट आती है आप वो देते हो उसको, कि मतलब वो क्या करेगा कि जहां पे उसको फंगल इन्फेक्शन हुआ है बस उस जगह पे वो उस ड्रग को अप्लाई करेगा। ओके, या फिर कोई भी ऑइंटमेंट हो गया, क्रीम हो गया, स्प्रे हो गया, वो सब किस में आता है? टॉपिकल रूट में आता है कि आप बस ऊपर अपर सरफेस पे जस्ट अप्लाई कर रहे हो इस ड्रग को। ठीक है, नेक्स्ट आता है डीपर टिश्यूज। डीपर टिश्यूज मतलब स्किन के नीचे के जो टिश्यूज होते हैं उसकी बात कर रहे हैं, यानी कि जो थोड़ा डीपर है। तो डीपर टिश्यूज में अगर आपको कोई ड्रग देना है तो आप किसके थ्रू दोगे? इंजेक्शन के थ्रू ही तो दोगे, डायरेक्टली ऐसा तो नहीं दे सकते, तो आप इंजेक्शन के थ्रू दोगे। अब इंजेक्शन के थ्रू दे रहे हो तो डीपर टिश्यूज, यानी कि अगर डीपर टिश्यूज में अगर आप कोई ड्रग दे रहे हो पेशेंट को तो उसका जो एब्जॉर्प्शन होगा, उस पर्टिकुलर ड्रग का जो एब्जॉर्प्शन होगा वो काफी स्लो होना चाहिए। ठीक है, तो उसमें ड्रग का एब्जॉर्प्शन कैसा होगा? स्लो होगा। देन हम बात करें आर्टीरियल सप्लाई। तो आर्टीरियल सप्लाई यानी कि इस रूट से जो ड्रग हम देते हैं किसी भी पेशेंट को तो मेनली हम इसको यूज करते हैं एंजियोग्राफी में और एंटी कैंसर ड्रग्स देते हैं। यानी कि जो एंटी कैंसर ड्रग्स दिए जाते हैं वो इसी रूट से दिए जाते हैं। और एंजियोग्राफी यानी कि अगर किसी पेशेंट का हार्ट की सर्जरी वगैरह होती है तो उसमें भी हम आर्टीरियल सप्लाई इसी रूट के थ्रू पेशेंट को ड्रग देते हैं। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट लोकल रूट। कि हमने टॉक अबाउट सिस्टमिक रूट। तो फ्रेंड, सिस्टमिक रूट की अगर हम बात करें तो सिस्टमिक रूट में क्या होता है कि अगर आप कोई भी ड्रग पेशेंट को सिस्टमिक रूट से दे रहे हो तो वो ड्रग जो है वो सबसे पहले ब्लड में जाके एब्जॉर्ब होगा, फिर ब्लड के थ्रू वो बॉडी के हर एक पार्ट, हर एक टिश्यू, हर एक ऑर्गन तक सप्लाई होगा। ठीक है, तो सिस्टमिक रूट में ये होता है कि अगर आप पेशेंट को कोई भी ड्रग दे रहे हो इस रूट से तो वो ड्रग उसके ब्लड में जाएगा, ब्लड में एब्जॉर्ब होगा और फिर वो ब्लड के थ्रू मतलब पूरे बॉडी के अलग अलग टिश्यूज, अलग अलग पार्ट्स में वो डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है, तो सिस्टमिक रूट में फर्दर दो रूट होता है, डेट इज एंट्रल रूट एंड पैरेंट्रल रूट। तो सबसे पहले हम एंट्रल रूट के बारे में देखेंगे। एंट्रल रूट को यहाँ पे हम डिटेल में देखेंगे। देखो, एंट्रल रूट होता क्या है कि अगर आप कोई भी ड्रग पेशेंट को एंट्रल रूट से दे रहे हो तो उसमें जीआईटी इन्वॉल्व होती है। ठीक है, एंट्रल रूट में क्या होता है कि इसमें जीआईटी इन्वॉल्व होती है। हम नाम से ही देख रहे हैं कि इसमें ओरल होता है, रेक्टल होता है, सब लिंगुअल होता है। तो इसमें क्या है, कहीं ना कहीं पूरी जीआईटी इन्वॉल्व है। यानी कि अगर आप मान लो ओरल रूट की ही बात ले लो तो अगर आप कोई भी किसी भी पेशेंट को अगर आप ड्रग ओरल रूट से दे रहे हो, कोई मेडिसिन अगर आपने ओरल रूट के थ्रू दिया
तो वो माउथ के थ्रू क्या जाएगा, मतलब माउथ के थ्रू वो स्टमक में गया, फिर स्टमक में वो इंटेस्टाइन में गया, फिर इंटेस्टाइन से वो एब्जॉर्ब होकर ब्लड में गया। तो ये सारा प्रोसेस होता है, ठीक है। तो इसमें क्या है, जीआईटी इन्वॉल्व होती है। मतलब इसमें अगर आप ड्रग दे रहे हो एंट्रल रूट से, तो वो ड्रग जो है वो जीआईटी के थ्रू मूव करते करते वो अल्टीमेटली ब्लड में जाएगा, लेकिन वो जीआईटी से मूव करते हुए ब्लड में जाएगा, ठीक है। लेकिन पेरेंट्रल रूट में क्या होता है कि अगर आप पेरेंट्रल रूट से कोई ड्रग दे रहे हो तो इसमें जीआईटी कहीं भी इन्वॉल्व नहीं होगी, ठीक है। इसमें क्या होगा कि अगर आप ड्रग दे रहे हो तो वो ड्रग जो है वो किसी ना किसी माध्यम से या फिर डायरेक्टली वो ब्लड में जाएगा, लेकिन उसमें कहीं से भी जीआईटी इन्वॉल्व नहीं होगी। तो इन दोनों में यही डिफरेंस होता है कि एंट्रल में जीआईटी इन्वॉल्व होती है और पेरेंट्रल में जीआईटी कहीं से भी इन्वॉल्व नहीं होती है, ठीक है। तो हम एंट्रल रूट को सबसे पहले पढ़ते हैं डिटेल में। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम बात करते हैं एंट्रल रूट के बारे में। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि जो एंट्रल रूट होता है उसमें जीआईटी इन्वॉल्व होता है, मतलब उसमें जो ड्रग हम देंगे एंट्रल रूट के थ्रू, तो वो ड्रग जो है वो जीआईटी के थ्रू पास करेगा और अल्टीमेटली वो ब्लड में जाएगा, ठीक है। तो एंट्रल रूट में सबसे पहले आता है ओरल रूट, ओके। एंड ओरल रूट इज द मोस्ट कॉमन रूट, यानी कि कोई भी ड्रग, मतलब ज्यादातर ड्रग्स जो होते हैं वो ओरल रूट के थ्रू दिए जाते हैं, क्योंकि ओरल रूट जो होता है ये सबसे कॉमन और सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबल रूट होता है, कि मतलब हम किसी भी ड्रग्स को ओरल रूट के थ्रू इजिली दे सकते हैं। मोस्ट ऑफ द ड्रग्स हम ओरल रूट के थ्रू दे सकते हैं, तो ये मोस्ट कॉमन रूट होता है। एंड नेक्स्ट की बोथ सॉलिड एंड लिक्विड डोजेस फॉर्म्स कैन बी गिवन, यानी कि मतलब जो भी हम मेडिसिन लेते हैं तो मेडिसिन के भी अलग अलग फॉर्म्स होते हैं। मतलब कुछ मेडिसिन सॉलिड फॉर्म में होता है, कुछ लिक्विड, लाइक कि अगर आप टैबलेट या कैप्सूल लेते हो तो वो सॉलिड डोजेस फॉर्म है। लिक्विड डोजेस फॉर्म यानी कि अगर आप कोई सिरप लेते हो खांसी का या जुकाम का कुछ भी, तो डेट इज लिक्विड डोजेस फॉर्म। तो ओरल रूट के थ्रू आप सॉलिड एंड लिक्विड डोजेस फॉर्म में जो ड्रग्स होते हैं आप इसमें पेशेंट को दे सकते हो, ठीक है। दोनों फॉर्म में आप पेशेंट को ये इस रूट के थ्रू ड्रग दे सकते हो। अब इस रूट का फायदा क्या है, एडवांटेज क्या है? तो ये रूट जो होता है ये सेफ होता है, मतलब इसमें मतलब इससे इसके कोई नुकसान नहीं होते, इसकी वजह से पेशेंट को कोई नुकसान नहीं होता, ठीक है। तो ये काफी हद तक सेफ रूट होता है। मोर कन्वीनियंट, यानी कि मतलब हम ओरल रूट के थ्रू किसी पेशेंट को कोई ड्रग दे रहे हैं तो देना आसान होता है, पेशेंट के लिए भी कन्वीनियंट होता है और डॉक्टर के लिए भी कन्वीनियंट होता है। नेक्स्ट की पेनलेस होता है, मतलब इस रूट से अगर हम कोई ड्रग दे रहे हैं तो उसकी वजह से पेशेंट को कोई दर्द नहीं होगा। सेल्फ एडमिनिस्ट्रेट की खुद से ले सकते हैं, ऑफकोर्स टैबलेट या फिर जो भी हम ओरल रूट के थ्रू लेते हैं वो हम खुद से ले सकते हैं। नेक्स्ट के चीपर होता है, मतलब बाकी रूट के कंपेयर जो ड्रग हम देते हैं उसके कंपेयर इस रूट में जो ड्रग देते हैं वो सस्ता होता है, ठीक है। तो दिस इज ऑल एडवांटेज। उसके बाद अगर हम डिसएडवांटेज भी इसके होते हैं तो वो देखते हैं। डिसएडवांटेज क्या है कि मतलब अगर आप ओरल रूट से कोई ड्रग दे रहे हो तो उसका जो एक्शन होगा वो स्लो होगा। क्यों? क्योंकि इसमें जीआईटी इन्वॉल्व है। तो अगर आप मान लो ओरल रूट के थ्रू अगर आप पेशेंट को ड्रग दे रहे हो तो वो ड्रग जो है वो उसके ओरल रूट के थ्रू आपने दिया, वो स्टमक में गया, स्टमक से इंटेस्टाइन में गया, फिर इंटेस्टाइन से वो ड्रग एब्जॉर्ब होकर लीवर में जाएगा, मतलब पोर्टल सर्कुलेशन के थ्रू अल्टीमेटली फिर एक्सक्रेट आउट हो जाता है। तो इतना लंबा प्रोसेस होता है, ओके। तो इसमें क्या होगा, इतना लंबा प्रोसेस है तो अगर आप ओरल रूट से कोई ड्रग दोगे तो फिर उसका एक्शन भी तो स्लो होगा, क्योंकि ये सारे प्रोसेस होंगे तब वो अल्टीमेटली वो अपना एक्शन दिखा पाएगा, ठीक है। जैसे कि अगर आप कोई भी टैबलेट या कोई भी कैप्सूल वगैरह लेते हो ओरली, तो उसमें क्या होता है कि आपको तुरंत एक्शन तो नहीं मिलता। अगर आप लेते हो, जैसे बुखार में हो, अगर आप किसी को बुखार होता है, ओके, तो बुखार होता है तो वो बुखार की टैबलेट लेता है, पैरासीटामोल की टैबलेट लेगा, तो वो टैबलेट लेने के 2 या 3 घंटे बाद मतलब उसका असर धीरे धीरे दिखता है। ये नहीं कि मतलब लिया और विदिन 5 मिनट्स या विदिन 10 मिनट्स उसका असर दिखने लगा, उसको असर दिखने में आधा घंटा 1 घंटा लग जाता है, ठीक है। तो इसमें ड्रग का एक्शन क्या होगा, स्लो होगा। तो अगर किसी को कोई इमरजेंसी सिचुएशंस होती है, इमरजेंसी कंडीशन होता है, तो उसमें आप इस रूट से ड्रग नहीं दे सकते, ठीक है, उसमें ये सुटेबल नहीं होगा। नेक्स्ट, कैन नॉट बी यूज फॉर अनकॉन्शियस पेशेंट्स एंड पेशेंट विद वॉमिटिंग, यानी कि अगर कोई पेशेंट कॉन्शियस स्टेट में ही नहीं है, कोमा में कोई पेशेंट होता है, बेहोश होता है कोई पेशेंट, तो उस कंडीशन में आप इस रूट के थ्रू ड्रग नहीं दे सकते, ठीक है। या फिर अगर किसी पेशेंट को बार बार वॉमिटिंग हो रही है तो भी आप नहीं दे सकते ओरली, क्योंकि आप दोगे और उसकी वॉमिटिंग में ही मेडिसिन निकल जाएगी तो उसको कोई फायदा होगा नहीं। तो आप जिस पेशेंट को वॉमिटिंग हो रही है उसको भी आप इस रूट से ड्रग नहीं दे सकते। नेक्स्ट आता है कि एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग इज वेरिएबल, यानी कि जो ड्रग आप ओरल रूट के थ्रू दे रहे हो, तो ओरल रूट के थ्रू अगर आप कोई ड्रग ले रहा है तो वो ड्रग जो है वो पास आउट, मतलब अलग अलग जगह से पास कर रहा है। जैसे ओरल कैविटी के थ्रू लिया, माउथ के थ्रू, फिर वो स्टमक में गया, स्टमक से इंटेस्टाइन में गया, तो मतलब अलग अलग जगह पे
जो ड्रग्स का एब्जॉर्प्शन होता है वो वेरी करता है, मतलब स्टमक में ड्रग का एब्जॉर्प्शन मान लो ज्यादा होगा, इंटेस्टाइन में ड्रग का एब्जॉर्प्शन फिर स्लो हो जाएगा, तो ये सारी चीजें होती है, तो उसके अकॉर्डिंग वो अपना एक्शन परफॉर्म करेगा। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट ओरल रूट। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं रेक्टल रूट के बारे में। तो जैसा कि ओरल रूट में क्या था कि अगर आप ओरल रूट के थ्रू कोई ड्रग दे रहे थे तो उसमें भी आप सॉलिड एंड लिक्विड डोजेस फॉर्म्स में ड्रग दे सकते थे। तो उसी तरह से रेक्टल रूट के थ्रू अगर आप पेशेंट को कोई ड्रग दोगे तो उसमें भी आप सॉलिड एंड लिक्विड डोजेस फॉर्म्स में ड्रग दे सकते हो, यानी कि टैबलेट, कैप्सूल या फिर सिरप के फॉर्म में आप इस रूट के थ्रू ड्रग दे सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आता है गिवन एज सपोजिटरी और इनेमा। अब ये सपोजिटरी और इनेमा टर्म्स क्या होता है? सपोजिटरी यानी कि अगर आप रेक्टल रूट के थ्रू किसी पेशेंट को कोई ड्रग दे रहे हो, तो अगर आप सॉलिड डोजेज फॉर्म में ड्रग देते हो, सॉलिड फॉर्म में अगर आप दे रहे हो तो डेट इज सपोजिटरी, उसको सपोजिटरी बोला गया। ठीक है, और अगर आप लिक्विड फॉर्म में ड्रग दे रहे हो तो डेट इज इनेमा। ओके, तो ये होता है सपोजिटरी एंड इनेमा। उसके बाद कैन बी यूज इन पेशेंट्स हैविंग रिकरेंट वॉमिटिंग और इज अनकॉन्शियस, यानी कि इसमें भी वही है कि उसमें क्या था, ओरल रूट का डिसएडवांटेज हमने क्या देखा कि उसमें मतलब जो पेशेंट्स को बार बार वॉमिटिंग हो रही है या फिर जो अनकॉन्शियस पेशेंट्स होता है उसको आप ओरल रूट से ड्रग नहीं दे सकते, तो उसको आप किस रूट से दोगे? आप उसको रेक्टल रूट से दे सकते हो। ठीक है, कि अगर कोई पेशेंट अनकॉन्शियस स्टेट में है या फिर किसी पेशेंट को अगर बार बार वॉमिटिंग हो रही है तो ऐसे पेशेंट्स में आप रेक्टल रूट से ड्रग दे सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आता है लिमिटेशंस, कि मतलब इसके क्या क्या डिसएडवांटेज हो सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आता है कि एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग इज स्लो, यानी कि आप रेक्टल रूट से कोई ड्रग दे रहे हो तो उस ड्रग का एब्जॉर्प्शन जो है वो काफी स्लो होगा, काफी धीरे धीरे एब्जॉर्प्शन होगा। तो इसका मतलब कि उसका एक्शन भी क्या होगा, जल्दी वो एक्शन अपना शो नहीं करेगा, वो उसका एक्शन भी स्लो होगा। उसके बाद नेक्स्ट के इनकन्वीनियंट एंड एम्बेरसिंग। ऑफकोर्स कि अगर आप रेक्टल रूट के थ्रू ड्रग दे रहे हो तो ये काफी पेशेंट के लिए भी काफी इनकन्वीनियंट होगा, है ना, उसके लिए भी काफी एम्बेरसिंग हो सकता है, अच्छा मतलब एम्बेरसिंग होगा पेशेंट के लिए। तो मेनली इस रूट को हम बच्चों में यूज करते हैं, जो चिल्ड्रन होते हैं उनमें हम इस रूट से ड्रग देते हैं बच्चों में। ओके, नेक्स्ट आता है रेक्टल इन्फ्लामेशन फ्रॉम इरिटेंट ड्रग्स, यानी कि ड्रग्स, मान लो कि हमने कोई ऐसा ड्रग पेशेंट को दे दिया रेक्टल रूट के थ्रू जो कि इरिटेंट्स है ना, जो कि इरिटेशन कॉज कर रहा है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि अगर कोई इरिटेंट ड्रग्स हमने दिया तो उसकी वजह से रेक्टल इन्फ्लामेशन हो सकते हैं, रेक्टल में मतलब इन्फ्लामेशन हो सकता है। ओके, तो रेक्टल रूट से आप कौन कौन से ड्रग दे सकते हो? जैसे डाइजेपाम हो गया, तो डाइजेपाम आप दे सकते हो, इंडोमिथासिन दे सकते हो या फिर एल्गोटामाइन दे सकते हो। तो ये 3 ड्रग ऐसे हैं जिसे आप पेशेंट को रेक्टल रूट के थ्रू दे सकते हो। तो दिस इज ऑल अबाउट रेक्टल रूट। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं सबलिंगुअल रूट के बारे में। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट बात करते हैं सबलिंगुअल रूट के बारे में। तो नाभि से आपको पता चल रहा होगा कि सबलिंगुअल रूट, यानी कि यहाँ पे अगर हम ड्रग ले रहे हैं इस रूट के थ्रू तो उसको हम टंग के नीचे रखेंगे, यानी कि सबलिंगुअल, बिलो द टंग। तो इसमें जो ड्रग होता है वो टंग के नीचे रखा जाता है। क्यों? क्योंकि टंग के नीचे क्या होता है, टंग के नीचे बक्कल म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, तो उस बक्कल म्यूकस मेम्ब्रेन के थ्रू जो ड्रग होता है वो एब्सॉर्ब होकर डायरेक्टली ब्लड में चला जाएगा और वहां से फिर अलग अलग टिश्यू से ऑर्गेन्स तक डिस्ट्रीब्यूट होता है।
ठीक है। और इस रूट के थ्रू अगर हम कोई ड्रग दे रहे हैं तो ओनली लिपिड सॉल्युबल एंड नॉन इरिटेटिंग ड्रग्स ही हम इस रूट से दे सकते हैं। ओके, ओनली लिपिड सॉल्युबल। लिपिड सॉल्युबल क्यों? क्योंकि देखो कोई भी मेम्ब्रेन होता है तो उसका मेन कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होता है? लिपिड होती है। तो यहाँ पे जो ड्रग है जो हम इस रूट से दे रहे हैं तो वो मतलब टंग के बक्कल म्यूकस मेम्ब्रेन के थ्रू एब्सॉर्ब हो रही है, उसको क्रॉस करके जा रही है, मतलब उसको एब्सॉर्ब कर रही है। तो इसका मतलब कि वो लिपिड सॉल्युबल होगा तभी तो वो मतलब बक्कल म्यूकस मेम्ब्रेन को क्रॉस कर पाएगी, उससे उसके थ्रू एब्सॉर्ब हो पाएगी। तो इसलिए लिपिड सॉल्युबल होना चाहिए। नेक्स्ट की नॉन इरिटेंट। ऑफकोर्स ओरल कैविटी इतनी सेंसिटिव मतलब पार्ट होती है हमारे बॉडी की, इतनी सेंसिटिव ऑर्गन होती है। तो ऑफकोर्स अगर मतलब कोई ड्रग इरिटेंट ड्रग्स अगर हमने दे दिया जो कि जाके इरिटेशन कॉज करेगा तो उसकी वजह से उसको हम इस रूट के थ्रू नहीं दे सकते, क्योंकि वो जाके क्या करेगा? इरिटेशन कॉज करेगा, मतलब इन्फ्लामेशन, मतलब वो इरिटेशन कॉज करेगा, इन्फ्लामेशन कॉज करेगा। तो इसलिए हम यहाँ पे लिपिड सॉल्युबल एंड नॉन इरिटेटिंग ड्रग्स को ही इस रूट से दे सकते हैं। ओके, अब इस रूट का एडवांटेज क्या होता है कि अगर आप सबलिंगुअल रूट से कोई ड्रग दे रहे हो तो उस ड्रग का जो एक्शन आपको देखने को मिलेगा वो बहुत क्विक एक्शन देखने को मिलेगा। मतलब कि आपने ड्रग दिया और कुछ मिनटों के अंदर ही आपको रिलीफ मिल गया। ठीक है, ऐसा होता है। तो आपको आप इसको इमरजेंसी सिचुएशन में भी यूज कर सकते हो। टर्मिनेटेड बाय स्पिटिंग आउट द टैबलेट। यानी कि अगर मान लो कि आपने ड्रग लिया, ठीक है, ड्रग लिया तो आपको मतलब जब आपको रिलीफ मिल गया जिस चीज के लिए, अगर मान लो किसी को चेस्ट पेन हो रहा है, एंजाइना का केस है, ठीक है, लाइक एंजाइना का केस मान लेते हैं कि अगर किसी को चेस्ट पेन हो रहा है तो उसमें हम जीटीएन देते हैं, ग्लिसराइल ट्राइनाइट्रेट की टैबलेट आती है, वो देते हैं कि वो उसको टंग के नीचे रखे। ठीक है, टंग के नीचे रखता है। तो जब मान लो एक्शन कैन बी टर्मिनेटेड बाय स्पिटिंग आउट द टैबलेट बोल रहा है, यानी कि जब हमको मान लो कि चेस्ट पेन हो रहा है लेकिन इसमें क्विक एक्शन में तो दिख रहा है, तो आपको कुछ मिनटों के अंदर ही क्या होगा कि आपका चेस्ट पेन रिलीफ हो गया। ओके, चेस्ट पेन रिलीफ हो गया तो उसके बाद क्या होगा कि आपका तो आपको चेस्ट पेन रिलीफ हो गया। मतलब कि आप जो चाहते थे, जो एक्शन आप चाहते थे वो एक्शन तो आपको मिल गया। तो आप चाहो तो उस टैबलेट को स्पिट आउट करके एक्शन को वहीं रोक सकते हो। ठीक है, कि अगर आपको उससे रिलीफ मिल गया, जिस चीज के लिए आप वो ड्रग ले रहे हो वो चीज आपका मतलब आपको उस चीज से फायदा हो गया, रिलीफ मिल गया, तो आप एक्शन को टर्मिनेट भी कर सकते हो टैबलेट को स्पिट आउट करके। ओके, तो ये चीज इसमें एक ऑप्शन होता है। दूसरा कि सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब कि आप खुद से ले सकते हो आराम से, जरूरी नहीं टैबलेट आती है जो कि एंजाइना के केस में यूज होती है, दैट इज ग्लिसराइल ट्राइनाइट्रेट। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट सबलिंगुअल रूट। अब हम ये था हमारा एंट्रल रूट। एंट्रल रूट में हमने क्या देखा कि इसमें जीआईटी इन्वॉल्व होती है और इसमें 3 रूट्स आते थे, ओरल रूट, रेक्टल रूट एंड सबलिंगुअल रूट। तो इन तीनों को हमने काफी डिटेल में देखा। अगर हम नेक्स्ट पैरेंटल रूट की बात करें तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि जो पैरेंटल रूट होती है उसमें जीआईटी कहीं भी इन्वॉल्व नहीं होती है। यानी कि इसमें जो आप ड्रग देते हो वो डायरेक्टली आपके ब्लड में जाएगा, किसी भी माध्यम के थ्रू डायरेक्टली आपके ब्लड में जाएगा और अपना एक्शन परफॉर्म करेगा। ओके, तो पैरेंटल रूट में 2 तरह की रूट होती है, मतलब फर्दर इसको 2 में डिवाइड किया गया, दैट इज इंजेक्टेबल एंड नॉन इंजेक्टेबल। आपको पता चल रहा होगा, ठीक है, नाम से ही पता चल रहा होगा कि इंजेक्टेबल है तो आपको इसमें ड्रग जो है वो इंजेक्शन के थ्रू देनी है। ठीक है, नॉन इंजेक्टेबल है मतलब इसमें हम इंजेक्शन को यूज नहीं करेंगे। तो इंजेक्टेबल में क्या होती है? इंजेक्टेबल में फर्दर 4 होते हैं, सबक्यूटेनियस, इंट्रामस्कुलर, इंट्रावेनस एंड इंट्राडर्मल। ये सबका मतलब एक शॉर्ट फॉर्म है, आपको इस तरीके से भी आप इसको लिख सकते हो। ओके, ये मतलब फार्माकोलॉजी में ये शॉर्ट टर्म यूज होते हैं। तो जैसे सबक्यूटेनियस, सबक्यूटेनियस होता है एससी, इंट्रामस्कुलर आईएम, इंट्रावेनस आईवी एंड इंट्राडर्मल आईडी। ओके, नेक्स्ट अगर हम नॉन इंजेक्टेबल की बात करें तो नॉन इंजेक्टेबल में भी 3 आते हैं। एक होता है नेजल रूट, यानी कि मतलब नोज के थ्रू, अगर आप कोई भी, जैसे आपने देखा होगा इनहेलर आता है तो आप नोज के थ्रू उसको इनहेल करते हो, तो राइट। उसके बाद क्यूटेनियस रूट, क्यूटेलेशन रूट। इनहेलेशन मतलब कि आप कोई भी इनहेल करके ले रहे हो, ठीक है, जैसे कि मान लो एक एक करके इन सभी रूट्स के बारे में डिटेल में देखेंगे। तो सबसे पहले हम इंजेक्टेबल रूट के बारे में देखते हैं और उसमें भी सबसे पहले हम देखते हैं सबक्यूटेनियस रूट के बारे में। ओके, सबसे पहले हम इंजेक्टेबल रूट कर रहे हैं और इंजेक्टेबल रूट में भी हम सबसे पहले सबक्यूटेनियस रूट को देख रहे हैं। तो सबक्यूटेनियस रूट से अगर आप ड्रग देते हो तो कैसे दोगे? ठीक है, यहाँ पे आपको ड्रग इंजेक्शन के थ्रू देनी है। तो सबक्यूटेनियस रूट में जो ड्रग होता है उसको आप पेशेंट के थाई, एब्डोमेन और आर्म का जो सबक्यूटेनियस टिश्यू होता है उसमें आप ड्रग को इंजेक्ट करते हो।
ठीक है। और जो सबक्यूटेनियस टिश्यूज होते हैं, मतलब इन जगहों के थाई, एब्डोमेन और आर्म के जो सबक्यूटेनियस टिश्यूज होते हैं, तो उनमें नर्व सप्लाई तो काफी अच्छी होती है, लेकिन ब्लड सप्लाई जो होती है वो कम होती है। मतलब नर्व सप्लाई अच्छी होगी बट ये लेस वैस्कुलर होंगे, ठीक है। उसकी वजह से, लेस वैस्कुलर होने की वजह से जो ड्रग का एब्जॉर्प्शन होता है वो स्लो होता है, क्योंकि यहाँ पे ब्लड सप्लाई कम है। ब्लड सप्लाई कम होगा तो ड्रग को ब्लड तक जाने में, ब्लड में जाने में टाइम लगेगा, तो इसलिए यहाँ पे ड्रग का एब्जॉर्प्शन क्या होगा, स्लो होगा। तो ये इसकी डिसएडवांटेज है। ओके, एडवांटेज क्या होता है कि ये सेल्फ एडमिनिस्ट्रेड होता है, यानी कि हम इस रूट से जो भी ड्रग पेशेंट को देते हैं, सबक्यूटेनियस टिश्यूज में जो ड्रग हम इंजेक्ट करते हैं वो पेशेंट खुद से भी ले सकता है। जैसे इंसुलिन का इंजेक्शन है ना, इंसुलिन का इंजेक्शन जो है वो पेशेंट, कोई भी डायबिटिक पेशेंट जो है वो खुद से भी ले सकता है। नेक्स्ट इसका डिसएडवांटेज, एक तो मैंने आपको डिसएडवांटेज में बताया कि जो ड्रग का एब्जॉर्प्शन होता है वो स्लो होता है। क्यों? क्योंकि जो सबक्यूटेनियस टिश्यूज होती है उसमें नर्व सप्लाई अच्छी होती है, लेकिन वो लेस वैस्कुलर होता है, जिसकी वजह से ड्रग का एब्जॉर्प्शन यहाँ पे स्लो होता है। उसके बाद डिसएडवांटेज क्या होता है कि ये रूट जो होता है ये सिर्फ नॉन इरिटेंट ड्रग्स के लिए ही सुटेबल होता है, यानी कि इस रूट से सिर्फ और सिर्फ हम नॉन इरिटेंट ड्रग्स ही पेशेंट को दे सकते हैं, इरिटेंट ड्रग्स हम यहाँ पे नहीं दे सकते। ओके, तो ये सबक्यूटेनियस रूट है। अगर हम इंट्रामस्कुलर रूट, मतलब इसको हम IM से डिनोट करते हैं, मतलब इसमें आप नाम से पता चल रहा होगा इंट्रामस्कुलर, यानी कि आप जो ड्रग दे रहे हो इस रूट के थ्रू वो आप कहाँ दोगे, मसल्स में इंजेक्ट करोगे। ओके, तो इसमें इस रूट से अगर आप पेशेंट को कोई ड्रग दे रहे हो तो आप उसके लार्ज स्केलेटल मसल, ये वर्ड हमेशा ध्यान रखना कि आप जो मसल में इंजेक्ट करोगे वो कैसा मसल होता है, स्केलेटल मसल। यानी कि आप इस रूट से जो ड्रग दे रहे हो वो लार्ज स्केलेटल मसल्स में इंजेक्ट कर रहे हो, लाइक डेल्टॉइड मसल, रेक्टस फेमोरिस मसल एंड ग्लूटियस मैक्सिमस एक्सेट्रा। तो ये लार्ज स्केलेटल मसल्स होते हैं जिसमें आप इस रूट से ड्रग इंजेक्ट करते हो। ओके, एंड एक मतलब एट अ टाइम, एक बार में आप 5 to 10 ml ऑफ ड्रग्स ही दे सकते हो। ये नहीं कि मतलब आप ज्यादा अमाउंट में ड्रग दे रहे हो, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि इंट्रामस्कुलर यानी कि आप मसल्स में ड्रग्स दे रहे हो, तो जो मसल्स होती है, मसल में क्या होता है, मसल्स जो होता है वो सबक्यूटेनियस का जस्ट अपोजिट होता है। सबक्यूटेनियस टिश्यूज में क्या होता था कि वहां पे नर्व सप्लाई अच्छी होती थी, लेकिन वो लेस वैस्कुलर होता था। लेकिन जो मसल होती है उसमें क्या होता है कि उसमें नर्व सप्लाई जो होती है वो कम होती है, लेकिन वो मोर वैस्कुलर होता है, मतलब उसमें ब्लड सप्लाई काफी अच्छा होता है। तो एक बार में एट अ टाइम आप 5 to 10 ml ऑफ ड्रग्स यहाँ पे दे सकते हो। ओके, एंड यहाँ पे ब्लड सप्लाई अच्छा है, ये मोर वैस्कुलर है, इसकी वजह से यहाँ पे ड्रग का एब्जॉर्प्शन कैसा होगा, फास्ट होगा। वहां पे ड्रग का एब्जॉर्प्शन क्या हो रहा था, स्लो हो रहा था, क्योंकि वो लेस वैस्कुलर था। बट ये मोर वैस्कुलर होने की वजह से यहाँ पे ड्रग का एब्जॉर्प्शन कैसा होगा, फास्ट होगा। ओके, और इस रूट से आप माइल्ड इरिटेंट एंड सॉल्युबल सब्सटेंस यानी कि दे सकते हो। मतलब अगर उसमें क्या था कि आप नॉन इरिटेंट ड्रग्स यानी कि ही सिर्फ दे सकते हो, कोई भी इरिटेंट ड्रग्स आप उस रूट से नहीं दे पा रहे थे। लेकिन यहाँ पे क्या है कि अगर कोई ड्रग थोड़ा बहुत इरिटेंट भी है, माइल्ड इरिटेंट है, माइल्ड इरिटेंट फॉर्म में है, तो उसको आप इस रूट से दे सकते हो। डिसएडवांटेज क्या होता है कि ऑफकोर्स आप मसल्स में ड्रग्स दे रहे हो, तो वो ड्रग आप दोगे तो मसल ऑफकोर्स वो पेनफुल होगा, मतलब पेशेंट को पेन होगा, और वो एब्सेस भी कॉज कर सकता है। आपने कई बार डिटेक्शन इज नॉट पॉसिबल, मतलब सबक्यूटेनियस में तब क्या था कि वहां पे आप खुद से भी इंजेक्शन ले पा रहे थे, लेकिन यहाँ पे सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है, यहाँ पे आप खुद से इसको इंजेक्ट नहीं कर सकते। ऑफकोर्स मसल में आपको इंजेक्ट करना है तो आप खुद से कैसे इंजेक्ट करोगे। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट इंट्रामस्कुलर रूट। अब अगर नेक्स्ट वी टॉक अबाउट इंट्रावेनस रूट यानी कि IV। ठीक है, तो इंट्रावेनस रूट से आपको पता, नाम से ही पता चल रहा होगा कि इंट्रा एंड वेनस, यानी कि आप वेन में ड्रग्स को इंजेक्ट कर रहे हो। ठीक है, तो इस रूट के थ्रू जो आप ड्रग दे रहे हो वो डायरेक्टली पेशेंट के ब्लड में जा रहा है। क्यों? क्योंकि आप वेन के थ्रू दे रहे हो, है ना, आप ड्रग्स को डायरेक्टली वेन में इंजेक्ट कर रहे हो, तो वो वेन के थ्रू जो ड्रग है वो डायरेक्टली कहाँ जाएगा, ब्लड में जाएगा। ठीक है, और वो वहां से बॉडी के अलग अलग पार्ट से अलग अलग टिश्यूज तक डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो आप सोचो कि बाकी समय जो हम ड्रग दे रहे थे वो ड्रग किसी न किसी माध्यम से होकर तब अल्टीमेटली वो ब्लड में जा रहा था, लेकिन यहाँ पे जो ड्रग हम दे रहे हैं ये डायरेक्टली हम वेन के थ्रू दे रहे हैं, तो वो डायरेक्टली ब्लड कहाँ जा रहा है, ब्लड में जा रहा है। तो ऑफकोर्स आपको यहाँ पे बहुत क्विक एक्शन और फास्ट एक्शन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आती है कि यहाँ पे 100% बायो अवेलेबिलिटी होती है। तो सबसे पहले बायो अवेलेबिलिटी समझो कि बायो अवेलेबिलिटी क्या होता है कि देखो, अगर आप पेशेंट को जितना अमाउंट में ड्रग दे रहे हो, जितने डोज में आप पेशेंट को, कोई भी ड्रग आप पेशेंट को जितने डोज में, जितनी क्वांटिटी में दे रहे हो, तो उसमें से कितना डोज, कितनी क्वांटिटी उसके ब्लड में पहुंच पा रहा है। क्योंकि आप
कोई भी मतलब पेशेंट को अगर आप कोई ड्रग दे रहे हो तो वो उसके स्टमक या इंटेस्टाइन के होते हुए और मतलब स्टमक या इंटेस्टाइन से पास करते हुए अल्टीमेटली क्या होता है कि वो लिवर में जाता है, और लिवर में कुछ मेटाबॉलिज्म एंजाइम्स होते हैं जहां पे ड्रग्स का मैक्सिमम पार्ट जो है वो मेटाबॉलाइज्ड हो जाता है और वहीं पे इनएक्टिव हो जाता है। ठीक है, उसमें से मतलब जितना अमाउंट में हमने ड्रग दिया उतना कुछ अमाउंट जो है वो मेटाबॉलाइज्ड हो जाएगा और कुछ जो है वो ब्लड में पहुंचेगा। तो यहाँ पे 100% बायोअवेलेबिलिटी होती है, मतलब कि जितना अमाउंट आपने आईवी के थ्रू ड्रग का दिया पेशेंट को तो उतना ही अमाउंट पेशेंट के ब्लड में जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे लोग वेन के थ्रू डायरेक्टली ड्रग जो है वो ब्लड में जा रहा है, बीच में तो कुछ है नहीं जहां पे वो पास करे या जहां पे वो रुक सके, तो डायरेक्टली ब्लड में जा रहा है। इसलिए यहाँ पे 100% बायो अवेलेबिलिटी होती है, मतलब कि जितना अमाउंट में हमने ड्रग दिया है पेशेंट को वो उतना अमाउंट में उतना डोज जो है वो पेशेंट के डायरेक्टली ब्लड में जाएगा। ओके, नेक्स्ट आता है कि ये इसकी एडवांटेज है। नेक्स्ट, हाईली इरिटेंट ड्रग्स कैन बी गिवन। बाकी समय क्या होता था कि हम इरिटेंट ड्रग्स को मतलब किसी में माइल्ड इरिटेंट ड्रग्स हम दे सकते हैं, किसी में मतलब इरिटेंट ड्रग्स दे ही नहीं सकते, लेकिन यहाँ पे हम हाईली इरिटेंट ड्रग्स को इस रूट के थ्रू हम पेशेंट को दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो ड्रग है वो वेन के थ्रू डायरेक्टली ब्लड में जा रहा है, किसी और चीज के थ्रू पास नहीं कर रहा जिसको वो इरिटेट कर सके। ओके, तो इसलिए यहाँ पे हम इस रूट से हाईली इरिटेंट ड्रग्स को भी दे सकते हैं। नेक्स्ट, अगर हम डिसएडवांटेज की बात करें तो डिसएडवांटेज होता है कि सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन इज नॉट पॉसिबल, यानी कि मतलब आईवी में अगर हमें इंजेक्शन लेना है तो हम खुद से नहीं ले सकते, ऑफकोर्स हमें डॉक्टर या फिर नर्सेस की जरूरत होगी। नेक्स्ट, कि वंस द ड्रग इज इंजेक्टेड इट्स एक्शन कैन नॉट बी हाल्टेड, मतलब एक बार अगर आपने ड्रग आईवी के थ्रू पेशेंट को इंजेक्ट कर दिया तो उसका जो भी एक्शन होगा उसको आप डिले नहीं कर सकते और ना ही उसके एक्शन को आप रोक सकते हो। अगर आपने दे दिया तो उसको जो एक्शन जैसा एक्शन परफॉर्म करना होगा वो उतने देर में वो एक्शन परफॉर्म करेगा ही करेगा, तो उसको आप रोक नहीं सकते, डिले नहीं करा सकते। तो ये था आईवी, यानी कि हमने, और एक होता है इंट्राडर्मल रूट, यानी कई सारी लेयर्स होती हैं, जैसे एपिडर्मिस होता है, देन डर्मिस होता है, एंडोडर्मिस होता है। तो अगर आप डर्मल यानी कि स्किन की जो डर्मिस लेयर होती है अगर आप उसमें ड्रग को इंजेक्ट कर रहे हो दैट इज इंट्राडर्मल रूट। ओके, तो वो नॉन इंजेक्टेबल रूट की बात करें तो नॉन इंजेक्टेबल रूट में सबसे पहले आता है नेजल रूट। ठीक है, तो अगर आप नेजल रूट से कोई ड्रग दे रहे हो तो उसमें हमने क्या देखा, तो सबसे पहले आता है नेजल रूट। तो अगर आप नेजल रूट से कोई ड्रग दे रहे हो तो नोज में क्या होता है, नेजल मतलब कि नोज, यानी कि नोज के थ्रू आप ड्रग दे रहे हो। तो नोज में क्या होता है, नोज में होता है म्यूकस मेम्ब्रेन। तो नोज का म्यूकस मेम्ब्रेन, यानी कि अगर आप नेजल रूट के थ्रू कोई ड्रग दोगे तो नोज का जो म्यूकस मेम्ब्रेन होता है वो उस ड्रग्स को एब्सॉर्ब करेगा और एब्सॉर्ब होकर वो ड्रग कहाँ जाएगी, ब्लड स्ट्रीम में जाएगी और वहां से डिस्ट्रीब्यूट होगी। ठीक है, तो यहाँ पे नोज का म्यूकस मेम्ब्रेन रोल प्ले करता है। तो इसमें कौन सा आता है, डेस्मोप्रेसिन, यानी कि डेस्मोप्रेसिन एक ड्रग है जिसको आप नेजल रूट के थ्रू देते हो। नेक्स्ट आता है क्यूटेनियस रूट। तो क्यूटेनियस रूट में क्या होता है कि क्यूटेनियस रूट के थ्रू आप हाईली लिपिड सॉल्युबल ड्रग, क्योंकि क्यूटेनियस क्या है, ये एक तरह का मेम्ब्रेन है, एक तरह का लेयर है, तो ऑफकोर्स उसमें लिपिड कंपोनेंट होगा। तो लिपिड कंपोनेंट होगा तो उसके लिए ड्रग्स को भी कैसा होना पड़ेगा, लिपिड सॉल्युबल होना पड़ेगा। तो इस रूट के थ्रू आप हाईली लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स को ही दे सकते हो। ओके, एंड स्लो एब्जॉर्प्शन होगा, मतलब कि इस रूट से आप जो भी ड्रग दोगे उस ड्रग का एब्जॉर्प्शन कैसा होगा, स्लो होगा, क्योंकि वो मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हुए कई सारे लेयर को क्रॉस करते हुए वो अल्टीमेटली ब्लड में जाएगा। तो ऑफकोर्स क्या होगा, यहाँ पे ड्रग्स का एब्जॉर्प्शन क्या होगा, स्लो होगा, तो वो क्विक एक्शन भी परफॉर्म नहीं करेगा। ओके, एंड टीटीएस, ठीक है, टीटीएस होता है दैट इज ट्रांसडर्मल थेरेपेटिक सिस्टम। और ये ट्रांसडर्मल थेरेपेटिक सिस्टम क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि अगर आप देखो ये एक तरह का क्यूटेनियस रूट ही होता है। ठीक है, इसमें आप ड्रग जो है वो क्यूटेनियस रूट के थ्रू ही दे रहे हो, लेकिन ये एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें आप ड्रग्स को किसी ऑइंटमेंट के फॉर्म में या किसी पैच के फॉर्म में दे रहे हो पेशेंट को। ठीक है, मतलब हमने देखा होगा कि जो ऑइंटमेंट आती है उसके एक पैच होता है, एक ट्यूब जैसा होता है, एक पैच होता है, उसमें ऑइंटमेंट होती है। तो उस फॉर्म में अगर आप पेशेंट को ड्रग दे रहे हो दैट इज टीटीएस, मतलब ये क्यूटेनियस एक टाइप का क्यूटेनियस रूट ही होता है, ये क्यूटेनियस रूट में ही आता है, लेकिन ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें आप पैच के फॉर्म में दे रहे हो। ओके, तो इसमें कई सारे लेयर्स होती है। सबसे ऊपर जो लेयर होता है वो बैकिंग लेयर होता है, ठीक है, जो ऊपर की कवरिंग होती है। नेक्स्ट उसके अंदर अगर हम देखेंगे तो ड्रग रिजर्वर होता है, यानी कि ड्रग होता है, ड्रग स्टोर होता है। देन उसके नीचे रेट कंट्रोलिंग मेम्ब्रेन होगा एंड लास्ट में जो सबसे नीचे होता है दैट इज एडेसिव लेयर। तो ये टीटीएस के ये 4 लेयर्स होते हैं। ओके, नेक्स्ट इनहेलेशन रूट की अगर हम बात करें तो इनहेलेशन रूट में सिंपली होता है कि हम इस रूट से कोई भी ड्रग जो है वो इनहेल करके ले सकते हैं, जैसे तो दिस ऑल अबाउट
रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, एक क्विक रिवीजन करते हैं कि रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन में आपने क्या देखा कि रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है, 2 रूट होते हैं किसी भी ड्रग को एडमिनिस्टर करने के। एक होता है लोकल रूट और एक होता है सिस्टमिक रूट। लोकल रूट में जो हम ड्रग देते हैं वो एक लोकलाइज्ड साइट, एक पर्टिकुलर जगह पे देते हैं जहां पे हमें एक्शन चाहिए होता है। उसके फर्दर 3 है, टॉपिकल, डीपर टिश्यूज एंड आर्टेरियल सप्लाई। ओके, नेक्स्ट आता है सिस्टमिक रूट। सिस्टमिक रूट से अगर आप कोई ड्रग दे रहे हो पेशेंट को, तो वो ड्रग जो है वो ब्लड में एब्जॉर्ब होगा और फिर वहां से वो बाकी आगे डिस्ट्रीब्यूट होगा। ओके, उसमें फर्दर 2 रूट आ रहे थे, एंट्रल एंड पैरेंट्रल। एंट्रल में जीआईटी इन्वॉल्व थी, पैरेंट्रल में जीआईटी इन्वॉल्व नहीं थी। एंट्रल में क्या होता है कि एंट्रल में 3 रूट आते हैं, ओरल रूट, रेक्टल रूट एंड सबलिंगुअल रूट। ओके, एंड पैरेंट्रल को फर्दर 2 में डिवाइड किया गया, इंजेक्टेबल एंड नॉन इंजेक्टेबल। इंजेक्टेबल में हम इंजेक्शन के थ्रू ड्रग को इंजेक्ट कर रहे हैं टिश्यूज में, लाइक सबक्यूटेनियस टिश्यू, सबक्यूटेनियस हो गया, इंट्रामस्कुलर हो गया, इंट्रावेनस हो गया एंड इंट्राडर्मल हो गया। नेक्स्ट आता है नॉन इंजेक्टेबल रूट, जिसमें हम इंजेक्शन को बिल्कुल भी यूज नहीं कर रहे। तो इसमें आता है नेजल रूट, क्यूटेनियस रूट एंड इनहेलेशन रूट। ठीक है, और इन तीनों केस में हम ड्रग्स को खुद से ले सकते हैं। तो ये इसका एक एडवांटेज हो गया कि इसमें तीनों ही रूट में सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है वो पॉसिबल होता है। ठीक है, एक जो रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन से थोड़ा हटके बट इसी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डेट इज फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, जो कि आपको पता होना ही चाहिए। देखते हैं फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है एग्जाम्स में या फिर वाइवा वगैरह में। तो इसको हम देखते हैं। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म में क्या होता है कि अगर आपने कोई भी ड्रग एडमिनिस्ट्रेट किया, कोई भी ड्रग आपने पेशेंट को दिया, तो वो ड्रग जो है वो जीआईटी के थ्रू मूव करेगा। ठीक है, जीआईटी के थ्रू स्टमक, इंटेस्टाइन वगैरह। तो जीआईटी के थ्रू मूव करते हुए वो फाइनली ड्रग कहाँ पहुंचेगा, इंटेस्टाइन में। ठीक है, इंटेस्टाइन में पहुंच के वो ड्रग एब्सॉर्ब होगा, फिर वहां से ये पोर्टल सर्कुलेशन के थ्रू ड्रग कहाँ जाएगा, लिवर में जाएगा। फिर लिवर में कुछ मेटाबॉलिज्म एंजाइम्स होते हैं, वो जो उस ड्रग्स को क्या करते हैं, मेटाबॉलिज कर देते हैं। मेटाबॉलिज्म के बाद जो ड्रग्स होते हैं वो इनएक्टिव हो जाते हैं, मतलब मेटाबॉलिज्म के बाद ड्रग्स का मैक्सिमम पार्ट जो है वो इनएक्टिव हो जाता है। तो इसलिए मेटाबॉलिज्म के बाद मेजोरिटी ऑफ ड्रग्स जो होता है वो बॉडी से एक्सक्रेट आउट हो जाएगा। ओके, तो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डोज, अमाउंट एंड एक्शन। यानी कि अपनी ड्रग का फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म अगर ज्यादा होता है तो उस ड्रग का डोज, अमाउंट और एक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर कोई ड्रग का फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म अगर ज्यादा है, मतलब कि वो ड्रग लिवर में जाकर ज्यादा मेटाबॉलिज्ड होगा और मेटाबॉलिज्म होकर वो मेजोरिटी ऑफ ड्रग्स तो एक्सक्रेट आउट हो गया, तो ब्लड में क्या हो गया, कम से कम अमाउंट में ड्रग पहुंचा, तो इस वजह से उसका डोज, अमाउंट और एक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो दिस इज ऑल अबाउट रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड आई होप कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो स्टूडेंट्स, आज के इस टॉपिक में अगर आपको कोई भी डाउट्स आए हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। एंड फार्माकोलॉजी में नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए ये भी मुझे आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू।